अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। आप इसको नोट करें, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या होता है? देखिए, नाम से ये शायद हमें एक गलतफहमी हो सकती है। इस नाम को जब हम देखते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, तो जहन में शायद ये आ जाता है कि ये कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। ये ऐसी बात नहीं है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ दरअसल उन कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन बेसिक क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ हमें पता होने चाहिए ताकि हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर पता लगा सके। ये तो हम जान चुके हैं कि अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम एवरेज वैल्यू देखें तो वो है 0.3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट है। ऐसा यूनिट टेस्ला भी है मैग्नेटिक फील्ड का, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। लेकिन छोटा यूनिट भी है गॉस। तो आप अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं एक दूसरे तरीके से भी। सॉरी, 0.3 नहीं, ये 3 इंटू 10⁻⁻5। हाँ, टेस्ला 3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ सकता है, 3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 3 इंटू 10⁻⁻1, 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻4। तो इसे सेम पावर साइड, ये वापस पावर आ जाएगा 10⁻⁻5। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 0.3 10⁻⁻4 टेस्ला जो है, 10⁻⁻4 टेस्ला गॉस के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी बता चुके हैं। जो 1 टेस्ला होता है वो 10⁻4 गॉस होता है, लिहाजा 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। ये रिलेशन है। गॉस एक छोटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आपको 1 टेस्ला बनाना है तो 10⁻4 गॉस चाहिए, यानी 10,000 गॉस 1 टेस्ला बना सकते हैं। या फिर 1 गॉस 1 टेस्ला का 10⁻⁻4 पार्ट होता है। तो 10⁻⁻4 टेस्ला जो है वो किसके बराबर है, 1 गॉस। तो हम यहाँ पर 10⁻⁻4 टेस्ला के बदले गॉस लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड है। और इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हालांकि बहुत कम है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का ये एवरेज वैल्यू हमने बताया। इस मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। अब अगर हम अर्थ की किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहे एग्जैक्टली कितना है, तो हमें कुछ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। और उन्हीं क्वांटिटीज को हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ जो है, दीज आर द क्वांटिटीज with the help of which we can find out the magnitude and direction of magnetic field of earth at a place. These are the quantities, ये वो quantities हैं with the help of which we can find out, जिनकी मदद से हम निकाल सकते हैं, with the help of with the help of which we can find out the magnitude and direction of magnetic field of earth at a place or at a point। ठीक है कि नहीं? तो आप इस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं, या फिर जिनकी मदद से हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को देखने से पहले मैं यहाँ पर फिर थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, जो हमने पीछे पढ़ा है। आपको पता है कि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ से मैग्नेटिक साउथ है, और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है वहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ है। अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ और अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में से जो एक्सिस पास होती हैं, आप उसको ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के में से जो लाइन, इमेजिनरी लाइन गुजरती हैं, उसको आप मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि जब हम अर्थ की एक्सिस के बारे में बात करें तो हमारे पास दो एक्सिस आ जाती हैं। एक ज्योग्राफिक एक्सिस which is an imaginary line passing through the earth's geographical south and geographical north pole, and दूसरा the imaginary line which passes through earth's magnetic north and magnetic south, that is called magnetic axis. इन दो के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल है 11.3 डिग्रीज। मतलब ये हुआ कि ये मैं पिछले लेक्चर में भी कह चुका हूँ कि ये दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंटरसेक्टिंग है एट ए पॉइंट, और यहाँ पर एंगल जो है वो 11.3 डिग्रीज बनता है। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये एंगल चेंज होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं 11.3 डिग्रीज। फिर मैंने कहा कि अगर हम एक प्लेन एज्यूम करें विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, एक प्लेन जो वर्टिकल प्लेन होगा और इसमें से पास होगा जियोग्राफिकल एक्सिस में से, हम उस प्लेन को, मान लीजिए ये प्लेन है एंड इट इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस, हम इस प्लेन को जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ अर्थ। इसी तरह से अगर एक ऐसा ही प्लेन माना जाए, a vertical plane passing through magnetic axis of earth, then this plane is called the magnetic meridian of earth। तो हमारे पास दो मेरिडियंस भी आते हैं, तो हमारे पास दो एक्सिस भी आती हैं। हमारे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन आता है, मैग्नेटिक मेरिडियन आता है। हमारे पास ज्योग्राफिक एक्सिस आती हैं, हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस आती है। अब जैसे ही आप किसी, मान लीजिए, तो हमारे पास अब जो ये ज्योग्राफिकल, क्या हमने कहा कि पहले ज्योग्राफिकल एक्सिस हैं, फिर मैग्नेटिक एक्सिस हैं, फिर हमने कहा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, फिर हमने कहा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप एक प्लेन यहाँ से ड्रॉ करें अर्थ को एक डायमीटर की तरह, ये इस तरीके से, ताकि ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए। इफ ए प्लेन और ए लाइन में भी, यू कैन एज्यूम इट एज ए लाइन बट इट इज एक्चुअली ए प्लेन। तो अगर आप एक लाइन या एक प्लेन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस, आप इसको इक्वेटर कहते हैं। यानी ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर। शॉर्ट में आप कभी ज्योग्राफिकल इक्वेटर नहीं कहते हैं, आप हमेशा इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर है क्या? बेसिकली इक्वेटर एक प्लेन मान लीजिए, एक लाइन मान लीजिए which is perpendicular to this geographical axis, and it is the diameter of earth actually which is perpendicular to the geographical axis। अब इसी तरह से एक और डायमीटर हो सकता है but not perpendicular to geographical axis, perpendicular to what? magnetic axis। magnetic axis जो ये हैं, अगर हम एक perpendicular, एक डायमीटर अर्थ का और डालना चाहें तो वो ये हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर अब अर्थ का डायमीटर है, लेकिन ये है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। तो आपके पास इक्वेटर्स भी दो आ गए। तो अगर आप थोड़ा सा इसको नोट करें पहले कि जो हमारे पास नई टर्म्स आ गई वो क्या है। एक हमारे पास है ऑलरेडी जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस हम कहेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस, इसको आप नोट करें। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको एक इमेजिनरी लाइन है या ये एक एक्सिस है उस बार मैग्नेट का, जो बार मैग्नेट हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर है। मतलब जैसा हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, उसकी एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है। तो तीसरा, शाबाश, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये क्या है जियोग्राफिक मेरिडियन? हाँ, a vertical plane passing through geographical axis, that is geographic meridian। Now then there is the fourth thing, and that is magnetic meridian। Now what is magnetic meridian? Magnetic meridian is again a vertical plane which passes through the magnetic axis। ठीक है, that is magnetic meridian। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँ, जब हम एक मैग्नेट को अर्थ पर सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो क्या होता है कि ये मैग्नेट घूमता है और इसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला जाता है, इसका साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाता है। लेकिन इस मैग्नेट की एक्सिस जो है वो पैरेलल आ जाती है टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। यानी मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ और इस मैग्नेट की एक्सिस पैरेलल आ जाएंगी इस तरह से।
तो जैसे ही ये बैठेगा, ये अलाइन करेगा इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हम कहते हैं द मैग्नेट इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, द मैग्नेट हैज रेस्टेड, ये मैग्नेट रेस्ट हो गया, रेस्ट पर आ गया, ये मैग्नेट अलाइन हो गया और रेस्ट पर आ गया, कहाँ पर, नाउ इट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है कि नहीं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो वो प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होता है, और ये मैग्नेट घूम घूम कर उसी प्लेन के इस तरह से या इसी एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, तो हम कहते हैं इट इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, वो जब टॉर्क उस पर प्रोड्यूस होगा और वो रोटेट करेगा, जहां पर वो रुकेगा, जैसे ही वो रुकेगा उस वक्त हम कहेंगे कि ये भाई मैग्नेटिक मेरिडियन में है। ठीक है कि नहीं। तो दैट मीन्स कि ये जो मैग्नेट है, इसने अपने आप को अलाइन किया है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरिडियंस बेसिकली वो प्लेन्स होते हैं जो इन एक्सिस में से पास होते हैं। ठीक है। अब फिर हमने कहा ज्योग्राफिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर ऑफ अर्थ, ये आप जानते हैं ये क्या है, ये डायमीटर ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस। एंड सिक्स्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको भी आप लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है, फिर से शाबाश, ये है डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ बट diameter of earth but perpendicular to what, diameter of earth perpendicular to magnetic axis, तो इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। ये 6 टर्म्स जो हैं, इनमें से काफ़ी टर्म्स आप पहले भी जानते थे और कुछ आपने नई भी सुन ली, मगर इनमें से कोई भी टर्म मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ नहीं कहलाती, यानी इनमें से कोई भी चीज़ जो है उसको हम मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो फिर मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, इनको समझना ज़रूरी था, तो मैंने इसलिए आपको ये पहले बताया। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं जो हम आपको बताएंगे। अब नंबर 1 इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, आप इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय एंगल थीटा। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसी भी जगह पर क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। जो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, पहले ये तो एक प्लेन है, किस में से पास होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस में से। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वो भी प्लेन है, किस में से पास होता है, मैग्नेटिक एक्सिस में से। मैं यहाँ पर एक 2 प्लेन्स बना लेता हूँ, ये एक प्लेन है, ये देख लीजिए, और ये जो डॉटेड, पहले सॉलिड लाइंस का जो मैंने स्क्वायर जैसा बनाया है या रेक्टेंगल आप इसको मान लीजिए, ये एक प्लेन है, और दूसरा आप देख रहे हैं ये डॉटेड प्लेन, ठीक है, डॉटेड लाइन से बना हुआ। ये दोनों प्लेन्स आप इस तरह से मान सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे के अंदर में से पास होते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये ऐसे, या फिर आप इस तरह से मान सकते हैं, ये इस तरह से भी इंटरसेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप मान के चल सकते हैं कि एक बुक के 2 पेज आप इस तरह से मान सकते हैं, लाइक दिस। तो इसको आप एक प्लेन मानेंगे, लाइक ये एक प्लेन है और ये दूसरा एक प्लेन है, तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है, इन दोनों के 2 प्लेन्स के दरमियान। अब इनमें से एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है और दूसरा शाबाश मैग्नेटिक मेरिडियन है। इनके दरमियान यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, इन 2 मेरिडियंस के दरमियान, ये जो हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है, ये वाला एंगल, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल between geographic meridian and magnetic meridian of earth at that place, ठीक है ना, at that place। तो ये एक हो गया। दूसरी क्वांटिटी है, ये एक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में से, यानी अगर आपको किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो अर्थ का, आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता होना चाहिए। इसकी मदद आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड इवेलुएट का कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दूसरी क्वांटिटी, यानी दूसरा एलिमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। ये फर्स्ट मैग्नेट
एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। द सेकंड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ यानी सेकंड क्वांटिटी जो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, मैग्नेटिक इनक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप कह सकते हैं। मैग्नेटिक, मैं यहां पर लिखूंगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप। डिप इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब आप इसको एंगल ऑफ डिप क्यों कहते हैं, इसकी भी एक वजह है। हाँ, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। ये मैंने यहां पर डेल्टा लिखा, फिर से लिखता हूं, ये पहले वीडियो मिस हो गया था, ये डेल्टा, ठीक है। आमतौर पर डेल्टा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। डिप इसको इसलिए कहते हैं, अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेकर के कहीं पर जाए, सपोज आप पोल्स पर जाए, तो आप जहां पर जैसे ही ये मैग्नेटिक कंपास घूमेगा, जैसे ही घूमेगा, तो जहां पर ये रेस्ट में आएगा वहां पर ये थोड़ा इस तरफ अंदर की तरफ आपको डिप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो जितने एंगल से ये डिप हो रहा है, या जितने एंगल से आप इसको, अगर आप किसी हिंदी टीचर से, यानी जो हिंदी में बोल रहा हो, अगर आप उससे सुनेंगे तो वो आपसे कहेगा कि इसको हम नमन का एंगल कहते हैं, यानी कि झुक रहा है, नीडल झुक रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम आप इसको डिप कहते हैं। तो ये कैसा एंगल है और इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करते हैं एज एन एंगल। आप इसको नोट करें, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप is the angle between the direction of total intensity, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप लिखते जाइए। the direction of is defined as the angle between the direction of total intensity of magnetic field of earth and horizontal line in the magnetic meridian, अब इस तरह से समझ लीजिए, ये जो हम सॉलिड यहां पर स्क्वायर बना रहे हैं मेरिडियन, ये जो यहां सॉलिड लाइन से स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, इस प्लेन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन मान लीजिए। जो डॉटेड से बना है उसको आप ज्योग्राफिक मेरिडियन मान लीजिए। ये प्लेन जो है, यानी ये जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर अगर आप देखेंगे कि अगर यहां पर इस पॉइंट पर मुझे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड देखना है, सपोज नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये हो गया, ये वेक्टर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये मुझे रिप्रेजेंट करके देगा पॉइंट पी पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। अब ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में। इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो यहां एंगल बनता है, उस एंगल को आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन, पहले हम इस तरह से कहेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, ये कहना ना भूले हम, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज defined as the angle between the net intensity of magnetic field at that place and the horizontal line, angle between the net intensity of magnetic field and the horizontal line of the magnetic meridian। तो जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसका जो ये वर्टिकल छोड़िए, हॉरिजॉन्टल में जो इसका ये है लाइन है, इसके और इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट यहां पर है, वो तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, या तीसरा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, देखिए ये पॉइंट है अर्थ पर P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, ठीक है ना, यानी इस तरफ है, यहां से ये बी जा रहा है। तो अब अगर ये एक प्लेन में है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे,
एक कंपोनेंट ये है बी, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये डेल्टा है तो यहाँ पर डेल्टा बन गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा शाबाश नेट जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है बी, तो ये बनेगा कॉस कंपोनेंट, यानी ये बनेगा बी कॉस डेल्टा, और ये वाला बनेगा शाबाश बी साइन डेल्टा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, और ये बी एच क्या है, ये वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैंने डिनोट किया बाय बी एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, और ये किसके बराबर होगा, ये ऑब्वियसली होगा बी कॉस डेल्टा। और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ये बी वी, ये किसके बराबर होगा, इट विल बी शाबाश, हाँ बी वी विल बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ये तो आप जानते हैं कंपोनेंट कॉस साइन में एक्सप्रेस होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए इसके, एक बी कॉस डेल्टा और दूसरा बी साइन डेल्टा। अब मुझे बताइए, देखिए ये याद रहे कि आपका जो, अच्छा ये दो कंपोनेंट्स आपके हैं, तो अगर आप इनको डिवाइड पहले करेंगे तो कितने कंपोनेंट्स हमारे, कितने मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा, एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस है ये बेसिकली। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा, ये है एंगल बिटवीन द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। और तीसरा क्या है हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज बी कॉस डेल्टा। इन तीन क्वांटिटीज को ही हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। मतलब अगर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आपको इन तीन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे। तो अगर हम इन दो को डिवाइड करते हैं, आप देख लीजिए हमें क्या मिलेगा वहां पर, देखिए व्हाट इज बी वी, बी वी डिवाइड बाई बी एच। अगर डिवाइड करेंगे तो यह आएगा बी साइन डेल्टा डिवाइड बाई बी एच आएगा शाबाश बी कॉस डेल्टा। ये और ये कैंसिल, हमें मिलेगा यहां पर tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच, ठीक है। तो ये आपका tan डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिप का इन दो कंपोनेंट्स के साथ ये रेशो है। साथ में ही अगर आप यहां बी स्क्वायर देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर, शाबाश पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो खाली बी किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होगा बी एच स्क्वायर प्लस शाबाश बी वी स्क्वायर। ये यहां याद रखें कि एंगल ऑफ डिप जो है ये इक्वेटर पर 0 होता है और पोल्स पर 90 होता है। आप जरा बताइए, अगर एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर 0 है तो इक्वेटर पर आपको क्या मिलेगा, आप यहां पर डेल्टा का वैल्यू एट इक्वेटर आपको मिलेगा tan ऑफ 0 इज इक्वल टू शाबाश बी वी डिवाइड बाई बी एच, ठीक है ना। ये tan 0 0 होता है, ठीक है। एक आपको पता है यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आप पोल्स पर जाएंगे तो यहां पर कितना होगा, 90 होगा। तो 90 tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। मैं लिख सकता हूं इन्फिनिटी 1/0 इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। फिर हम इसको 0/1 इज इक्वल टू बी एच डिवाइड बाई बी वी, ठीक है ना। तो यहां भी आपको मिलेगा क्या, एक रिजल्ट। दोनों चीजों को देखने के बाद मैंने इसको आधा ही रखा, इसीलिए आधा रखा क्योंकि मैं चाहता ही था कि ताकि आपको एक क्वेश्चन रेज हो जाए। जब आप एंगल ऑफ डिप, देखिए एंगल ऑफ डिप अगर आपका 0 है और हमने कहा कि वो इक्वेटर पर 0 है, और फिर हमने कहा एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 बनता है, कहां पर, 90 वो बनता है पोल्स पर, ठीक है भाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक ऐसी पोजीशन
वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होना चाहिए जहां पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल हो। मतलब अगर आपका बी एच किसके बराबर हो, शाबाश, अगर आपका बी एच होगा, शाबाश, बी वी के बराबर, तो फिर वहां पर कितना होना चाहिए एंगल ऑफ डिप। देखिए अगर आपका बी वी और बी एच बराबर हो तो ये रेशो क्या निकलेगा, ये रेशो 1 निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली आपको मिलेगा tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 1। भाई क्यों, क्योंकि आपने कहा बी वी इज इक्वल टू बी एच, मगर tan का 1 होता है, tan 1 होता है जब एंगल 45 होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 45, तो डेल्टा कितना आ गया, 45 डिग्रीज। ठीक है, अब आपकी अर्थ की एक ऐसी पोजीशन भी है जहां पर आपका ये tan 0 ही है, या आपका वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक जगह पर 0 होगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और एक जगह पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा और पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, और एक जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे, और वहां पर न 0 एंगल होगा न 90 होगा, वहां पर एंगल 45 होगा। अब आपने क्या याद रखा, जब एंगल ऑफ डिप 45 होता है, जिस प्लेस पर 45 होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 होता है और पोल्स पर एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अब आपने याद रखी। एक आपने याद रखा मैग्नेटिक, शाबाश, डिक्लिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 चीजों को क्या नाम देते हैं हम, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किसी पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब ये जो tan है, यहाँ पर हम tan के लिए ये डेल्टा भी, ये जो हमारा है एंगल, इसको भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास मैग्नेटोमीटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कई चीज़ें मेजर कर सकते हैं, एंगल्स वगैरह जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आपका जो एक टॉपिक इस चैप्टर में रहता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, वो केमिस्ट्री सर अपने टॉपिक में डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर टच नहीं करूँगा क्योंकि उनका वो बुक हमारा तो थोड़ा ही यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उनको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो एटॉमिक लेवल वगैरह पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो आप वहाँ से ही पढ़ें। ठीक है, तो अगर कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह रहेगी तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या कॉल भी या SMS भी कर सकते हैं, तो मैं उसको भी फिर उठा लूँगा। थैंक यू वेरी मच।